स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, निफ्टी की डायरेक्शन सबसे पहले एनालाइज करेंगे कि निफ्टी की डायरेक्शन क्या है, राइट। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले निफ्टी का चार्ट लगाएंगे, ठीक है। निफ्टी का चार्ट लगा के हम सबसे पहले निफ्टी की डायरेक्शन एनालाइज करेंगे। अब सपोज यहाँ पे पहली कैंडल बन गई है, राइट। तो पहली कैंडल में यहाँ पे दो तीन कॉन्सेप्ट्स होते हैं मार्केट के, कि आपको अगर डायरेक्शन पता करनी है निफ्टी की तो आप कैसे करोगे। अब यहाँ पे अगर आप एनालाइज करोगे कि यहाँ से यहाँ तक, इस जगह से लेके इस जगह तक जो मार्केट आज ओपन हुई है वो बहुत कम ओपन हुई है, मतलब 0.09% गैप अप हुई है। तो मतलब आप इसको ये कंसिडर कर सकते हो कि मार्केट साइडवेज है। गैप अप मान लीजिए अगर आपको सीधा 0.30, 0.40, 0.50% अगर आपको गैप अप मिलता है तो हम एक बुलिश सेंटिमेंट मानते हैं मार्केट में। लेकिन अगर यहाँ से आप कल की क्लोजिंग से आज का अगर आप ओपन कैलकुलेट करते हो तो सिर्फ 0.10 है, जो कि बहुत बहुत कम है, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्या कंसिडर किया, मेरा व्यू ये था कि मार्केट साइडवेज है, मार्केट में भी बुलिश मोमेंटम नहीं है। प्लीज़ म्यूट कर देना आप लोग ना, ठीक है। तो यहाँ पे पहला तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि मार्केट साइडवेज, अगर ये गैप अप होती है मतलब यहाँ से ओपन होती है, यहाँ कहीं से ओपन होती है, तो हम उसको एक बुलिश सेंटिमेंट मानते हैं। लेकिन मार्केट में जो गैप अप था बहुत छोटा सा गैप अप, बिल्कुल छोटा सा, मतलब अगर आप कैलकुलेट भी करो ना तो ना के बराबर था, तो ये साइडवेज इसको कैलकुलेट करते हैं। दूसरा क्या तरीका होता है एक निफ्टी के डायरेक्शन को एनालाइज करने का, कि हम क्या करते हैं, एक जोन ड्रॉ करते हैं हमेशा, कुछ इस तरह, ठीक है। ये हमारा एक जोन होता है, तो अगर प्राइस इस जोन के बीच में रहेगा मतलब प्राइस मार्केट साइड पे से अगर इस जोन को ब्रेक करेगी, ठीक है, और कल का लो भी अगर ब्रेक करती है, तो कल का लो क्या है, ये है कल का लो, ठीक है। तो मार्केट अगर नीचे आती है और कल का लो भी ब्रेक करती है, ब्रेक करके नीचे जाती है, तो हम ये समझेंगे कि बेरिश सेंटिमेंट आ गया। और अगर यहाँ से ऊपर जाती है और कल का अगर मैं हाई भी कंसिडर कर लूँ, राइट, तो मैं ये मानूंगा कि बुलिश मोमेंटम है। लेकिन अगर इस जोन के बीच बीच में रहेगी जहाँ पे कल घूम रही थी, अगर मार्केट इसी जोन के बीच में रहेगी तो साइडवेज है। आप ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो, पिछले दिन का हाई पिछले दिन का लो मार्क करके भी आप कर सकते हो। वो तब जब पिछले दिन का मार्केट साइडवेज हो। लेकिन अगर पिछले दिन का मार्केट बिल्कुल बूम कर रहा था, ऊपर था या नीचे, तो आप ये लाइन्स नहीं ड्रॉ करोगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा स्पेस हो जाएगा तब। तो आपको क्या करना है, अगर पिछले दिन के मार्केट साइडवेज है तो आप उसका हाई लो भी मार्क कर सकते हो। अब हम मार्केट में क्या करते हैं, हमारा हमेशा से एक ही रूल रहा है कि हम स्टार्टिंग के 3 कैंडल्स को हमेशा इग्नोर करते हैं मार्केट में, क्योंकि स्टार्टिंग की 3 कैंडल्स हमेशा एक मैनिपुलेशन होता है। मार्केट में जो भी ओवरनाइट ऑर्डर्स प्लेस होते हैं उनका बस ना हलचल होती है मार्केट में। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग की 3 कैंडल्स को मैंने क्या कर दिया, टोटली इग्नोर कर दिया। अब 3 कैंडल्स तक मुझे ये पता चल गया कि मार्केट अभी भी साइडवेज ही है, क्योंकि ये एक मेरा जोन था। ऊपर से मैंने कल पिछले दिन की जो मार्केट साइडवेज थी उसका भी हाई और लो मार्क कर दिया। दैट मीन्स अभी अगर इसी जोन के बीच में रहेगी ना मार्केट, तो ये साइडवेज ही इसको मैं कंसिडर करूँगा। और अगर मार्केट साइडवेज है तो आप कोई भी सेक्टर चूज़ कर सकते हो, आप बुलिश सेक्टर भी चूज़ कर सकते हो, आप बेरिश सेक्टर भी चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर निफ्टी बुलिश है तो आपको सिर्फ बुलिश सेक्टर्स पे ध्यान देना है, और अगर निफ्टी बेरिश हो जाए तो आपको सिर्फ बेरिश सेक्टर्स पे ध्यान देना है। अब यहाँ पे हम करते हैं, अब यहाँ पे आपका सिंपल प्रोसेस है। आपका पहला स्टेप क्या है कि आपको इंडिकेटर्स लगाना है। ये जो इंडिकेटर्स हैं आपको इनवाइट ओनली पे मिलेंगे, और आपको यहाँ पे तीनों इंडिकेटर्स मिल जाएंगे। अब क्या है कि बहुत लोग ऐसे हैं जिनके मैंने आज स्क्रीनशॉट्स देखे थे, जो बाकियों से भी उन्होंने हेल्प ली हुई है इंडिकेटर्स की। और जब आपके पास बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं ना, तो कहीं जब मैं आपको अपने इंडिकेटर का एक्सेस दूंगा तो आपका इंडिकेटर्स कहीं नीचे छुपा होगा, तो आपको स्क्रॉल करके जहाँ पे पुन्नू मट्टू करके लिखा होगा वो मेरी इंडिकेटर्स हैं, आपको उनको ही सिलेक्ट करना है। बाकी इंडिकेटर्स जब आपको यूज़ करना हो आप तब कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इंडिकेटर है वो है सेक्टर स्ट्रेंथ का इंडिकेटर। आप इसको अप्लाई करोगे, जैसे ही आप इसको अप्लाई करोगे आपके सामने एक टेबल आ जाएगा, राइट। जैसे ही ये टेबल आया, ये बिल्कुल स्क्रीन के सामने है, आपको क्या करना है, इसकी सेटिंग्स में जाना है। इंडिकेटर जब अप्लाई हो जाएगा, इसकी सेटिंग्स में जाके आपको टेबल को क्या करना है, साइड पे कर देना है, टॉप राइट कर देना है। टॉप राइट करोगे तो आपका ये टेबल थोड़ा साइड पे हो जाएगा। आप इसको किसी भी साइड एडजस्ट कर सकते हो, लेफ्ट साइड राइट साइड, जहाँ पे आपको कंफर्टेबल हो। अगर आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हो तो आप सेटिंग्स में जाके मोबाइल चूज़ करोगे, और अगर टैब में कर रहे हो तो टैब चूज़ करोगे, और ये जो डेटा है ये आपकी स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे क्या एनालाइज़ किया, हमने ये एनालाइज़ किया कि मार्केट ओपन हुई, मार्केट साइडवेज है, लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास कुछ सेक्टर्स आ रहा है। अब आपको किन सेक्टर्स पे ध्यान देना है, 1 से लेके 5 तक और 17 से लेके 21 तक, आपको बीच के सेक्टर्स पे ध्यान नहीं देना है, राइट। तो मेरा आज का रूल यही था, मैंने बीच के सेक्टर्स को ध्यान नहीं दिया। मेरा सिर्फ 1 से लेके 5 तक जो सेक्टर्स हैं उन पे ध्यान था, और 17 से लेके 21 तक जो था उन पे मेरा वो था। अब यहाँ पे मार्केट स्टेबल हो गई, और हम जब ट्रेड्स को प्लान करते हैं ना, तो हमारे ट्रेड्स को प्लान करने का तरीका क्या है कि हम 9:45 से ट्रेड्स को प्लान करना शुरू करते हैं कि कौन से सेक्टर में एक्चुअल में दम है। तो हम 9:40, 9:45, 9:50 यहाँ तक हम क्या करते हैं, मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने देते हैं।
पीछे का रीज़न ये है कि हम रोज़ डिस्कस करते हैं इस चीज़ को, कि हमने बहुत बार ऑब्जर्व किया है इस चीज़ को, कि सेक्टर्स भी 10 बजे के बाद रिवर्स होते हैं, स्टॉक्स भी 10 बजे के बाद रिवर्स होते हैं। तो हम एक मार्केट को फेयर चांस देते हैं अपनी एक डायरेक्शन बिल्ड करने के लिए। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा मार्केट को थोड़ा आगे लेके जाऊँगा। अब आप देखो कि प्राइस नीचे आया लेकिन यहीं से रिवर्स कर रहा है, राइट। अगर इसके नीचे आना शुरू करता तो मैं इसको बेरिश मानूंगा, लेकिन अभी भी मार्केट को मैं साइडवेज ही मानूंगा, क्योंकि पिछले दिन का मार्केट साइडवेज था, मैंने पिछले दिन का लो मार्क किया, इसने पिछले दिन का लो भी ब्रीच नहीं किया है अभी, राइट। मतलब यहीं से रिवर्स दिखा रहा है अभी भी। तो यहाँ तक अगर मैं देखूंगा कि 10 बज चुके हैं यहाँ तक, 9:55, ये 5 मिनट वाला टाइम फ्रेम है, तो ये 9:55 की कैंडल है, दैट मीन 9:55 से 10 की कैंडल है, 10 बजे की कैंडल। अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ ऑब्जर्व करनी है, आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे उन सेक्टर्स पे ध्यान देना है जो बुलिश हैं और जो बेयरिश हैं, राइट। तो यहाँ पे आप कोई भी सेक्टर चूज़ कर सकते हो आपकी नीड के अकॉर्डिंग, या मतलब जो चीज़ आपको पसंद है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे थोड़ा ग्रीन कैंडल्स देखना पसंद है, तो मैं ज़्यादा बुलिश देखता हूँ, लेकिन आप यहाँ पे बेयरिश भी देख सकते हो चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे हम, भाई आपकी आवाज क्लियर क्यों नहीं है? मेरी आवाज़ क्लियर है क्या, बाकियों को ठीक आ रही है क्या आवाज़ मेरी? क्लियर है। ठीक है सर, एक बार आप प्लीज़ अपना नेटवर्क या एक बार ऑल क्लियर। एग्जिट करके एक बार इन करेंगे प्लीज़। मे बी आप एक बार अपना नेटवर्क रिफ्रेश करके देखिए ना, तो मे बी हो जाए। और अगर मेरी तरफ से कोई दिक्कत आए ना तो प्लीज़ मुझे बता देना। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अब मेरे पास 5 सेक्टर आ गए, कंज्यूमर, सीमेंट, आईटी, फार्मा, मेटल। तो मेरा ध्यान इन पे है, और मेरे पास बैंक निफ्टी, इंफ्रा, इंजीनियर, ऑयल एंड गैस और पीएसयू बैंक पे है। अब हम सिंपल क्या करते हैं, पहले इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या है। सिंपल सा क्या मतलब है कि अगर यहाँ पे आपको ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं, ये जो बार्स हैं ग्रीन ग्रीन बन रहे हैं किसी सेक्टर के आगे, तो मतलब उस सेक्टर का, उस सेक्टर में बाइंग हो रही है। और अगर रेड रेड बन रहा है तो मतलब उसमें सेलिंग हो रही है, ठीक है। यहाँ पे लोग खरीद रहे हैं इन सेक्टर में, उन सेक्टर में बेच रहे हैं। आपको कहीं भी ग्रीन डॉट मिल जाए, मतलब अगर एग्जांपल हेल्थ में यहाँ पे ग्रीन डॉट है, तो मतलब क्या है कि हेल्थ सेक्टर पहले 1 से लेके 5 के बीच में रैंक में था, अब ये नीचे आना शुरू हुआ है। क्योंकि जब आपको ब्लैंक मिल जाए तो मतलब नीचे आना शुरू हुआ है। और कोई पहले अगर ब्लैंक है तो बाद में उसमें ग्रीन बनने लग जाए, मतलब पहले वो 6 से 16 के बीच में रैंक में था, अब वो ऊपर आना शुरू हुआ है, ठीक है। हाँ, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट बस। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पे क्या है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल, अब आपको कुछ चीज़ें नोटिस करनी है, हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर किसी सेक्टर पे पहले रेड कैंडल्स बन रही थी और बाद में वो ग्रीन बनने लग जाए, तो मतलब वो पहले 17 से लेकर 21 के बीच में था और उसमें इतना पैसा लगा है कि अब वो बुलिशनेस में आ गया है। तो आपको ऐसे सेक्टर्स को भी इग्नोर नहीं करना है, और आपको ऐसे सेक्टर को भी इग्नोर नहीं करना है जो 1 से लेकर पहले 5 के बीच में था और बाद में वो 17 से लेकर 21 तक आया है, ठीक है। तो मतलब आप खुद सोचो कि कोई सेक्टर जो पहले ऊपर था उसमें कितना पैसा लगा होगा नीचे जाने के लिए, और कोई सेक्टर जिसमें बहुत नीचे का पैसा है कितना पैसा लगा होगा ऊपर जाने के लिए। तो ऐसे सेक्टर भी इग्नोर नहीं करने हैं जो पहले ग्रीन बन रहे थे बाद में रेड बनने लग गए, या जो रेड थे वो ग्रीन बनने लग गए, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट है। सबसे पहले हम बुलिश स्टॉक्स देखेंगे और बाद में हम बेयरिश स्टॉक्स देखेंगे 10 बजे तक। आपको अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट करना है, अपनी मार्क आपको ये नहीं करना है कि मुझे 10 बजे के बाद भी मार्क, मतलब बाद में भी सेक्टर्स को देखना है कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। क्योंकि इन्हीं में आपको एक अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, इन्हीं सेक्टर में आपको अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, आपको बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी स्टॉक परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी स्टॉक अच्छा नहीं होता है, हमें उसको अच्छा बनाना पड़ता है हमारे रूल्स के हिसाब से। तो पहले हम बुलिशनेस में देखेंगे। यहाँ पे आपका काम ख़त्म हो चुका है, इस इंडिकेटर का काम आपका ख़त्म हो चुका है। आपको ये चीज़ 9:45 से ही करनी शुरू करनी है। मैं 10 बजे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ताकि हम थोड़ा इसको थोड़ा जल्दी कैरी फॉरवर्ड कर पाएँ चीज़ों को। लेकिन आपको 9:45 से ही देखना शुरू करना है कि कौन सा सेक्टर बूम कर रहा है कौन सा नहीं, और उसके स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ तक आपका काम ख़त्म हो गया। अब आप क्या करोगे, इंडिकेटर में जाओगे और अपना दूसरा इंडिकेटर लगाओगे, सेक्टर स्कैनर वाला। जैसे आप इस इंडिकेटर को लगाओगे तो सबसे पहले हम बुलिशनेस में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बेयरिश स्टॉक्स भी देखेंगे एक बार। तो सबसे पहले आप देखोगे सबसे ऊपर कंज्यूमर ड्यूरेबल है, जो नंबर 1 पे है उसमें सबसे ज़्यादा दम है, जो नंबर 5 पे है उसमें थोड़ा दम है। मतलब जो रैंक 1 2 ये रैंक है, रैंक 1 2 3 4 5, तो मतलब ये बुलिश है और ये बेयरिश है, और नंबर 1 वाला सबसे अच्छा है, नंबर 21 वाला सबसे नीचे है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर ये नंबर 1 पे है तो मतलब इसके स्टॉक्स बूम ही करने चाहिए, मूव अच्छे कर रहे होंगे, नहीं। क्योंकि मार्केट में एक रूल होता है जिसको हम वेटेज कहते हैं, कि किस स्टॉक की कितनी वेटेज है। तो अगर यहाँ पे मैं सेटिंग्स में जाऊँ और अगर मैं यहाँ पे गूगल करूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं कंज्यूमर ड्यूरेबल
इंडेक्स लिखूँ अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, तो मेरे पास क्या है कि ये एक इंडेक्स खुल जाएगा, मतलब ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ना ये वाला सेक्टर, ये सेक्टर मेरे पास यहाँ पे डिटेल खुल चुकी है सेक्टर की। अगर अब मैं इसकी मैथोलॉजी पे जाऊँ, ठीक है, कि मतलब क्या कैलकुलेट हो रहा है, सॉरी इसको यहाँ पे नहीं जाना था, हमें जाना था इंडेक्स कंस्टिट्यूशन पे। एक मिनट को, हमें जाना है फैक्ट शीट पे, जाके देखते हैं। हाँ, यहाँ पे मिल जाएगा डेटा, देखो। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है कि अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भागेगा, अगर ये सेक्टर भागेगा, तो सबसे, अगर ये सेक्टर भागेगा तो सबसे ज़्यादा पैसा, अगर मान लीजिए यहाँ पे ना वेटेज है, मतलब इस सेक्टर में ये वाले स्टॉक्स हैं, जैसे टाइटन हो गया, डिक्सन हो गया, हेवल्स हो गया, वोल्टास हो गया, कल्याण ज्वेलर्स हो गया, तो इसका मतलब ये है कि अगर टाइटन स्टॉक भागेगा ना, तो 33%, मतलब इस इंडेक्स को भगाने के लिए, इस इंडेक्स को ऊपर जाने के लिए सबसे ज़्यादा दम टाइटन लगाएगा। अगर टाइटन सबसे अच्छा मूव कर रहा होगा तो बाकी ये पूरा सेक्टर मूव करेगा, इसकी वेटेज 33% है। अगर डिक्सॉन मूव करेगा तो उसकी वेटेज 15% है, तो आप सोचो कि 33 प्लस अगर आप यहाँ पे 15 करते हो, राइट, तो 48% तो ये दो स्टॉक्स का कमाल है, ठीक है। तो मतलब अगर डिक्सॉन भागेगा और अगर टाइटन भागेगा तो वो सेक्टर भी भागेगा ऊपर की तरफ। और अगर ये दो स्टॉक मान लो, टाइटन भी नहीं भाग रहा और डिक्सॉन भी नहीं भाग रहा है, ये स्टेबल है, लेकिन बाकी के नीचे के सेक्टर ऊपर जा रहे हैं, तो वो जो सेक्टर है ना वो ऊपर आएगा ही नहीं, उसमें दम ही नहीं होगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको चीज़ को चेक करूँ, कंज्यूमर ड्यूरेबल को अगर मैं चेक करूँ, राइट, और अगर मैं इसके सेटिंग्स, इसके स्टॉक्स को अगर हम एनालाइज करें कंज्यूमर ड्यूरेबल के, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं टाइटन को देखूँ, तो टाइटन क्या था, टाइटन मूव कर रहा था, देखो यहाँ तक। अब टाइटन मूव कर रहा था तो इसीलिए ये वाला जो क्या कहते हैं इंडेक्स है, इसीलिए ये मूव कर रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि टाइटन मूव कर रहा है तो बाकी स्टॉक्स भी मूव करें। टाइटन में इतनी ताकत है कि ये इंडेक्स का 30% इंडेक्स को मूव करता है, ये 33%। तो अगर इंडेक्स मूव कर रहा है ना तो उसके पीछे रीज़न है कि टाइटन उसको मूव करा रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर टाइटन मूव कर रहा है तो कंज्यूमर ड्यूरेबल के बाकी सारे स्टॉक्स भी मूव करेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो आपको वेटेज पे भी हमेशा ध्यान देना होता है कि कौन से स्टॉक की सबसे ज़्यादा वेटेज है। अगर यहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल ग्रीन आ रहा है तो मतलब प्रोबेबिलिटी है कि टाइटन और या तो डिक्सॉन उसको ऊपर लेके जा रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बाकी के स्टॉक्स में भी हमें मिले। अगर मैं यहाँ पे डिक्सॉन पे क्लिक करूँ, ठीक है, तो आप देखो डिक्सॉन नीचे जा रहा है। अब अगर मैं इसकी वेटेज की कैलकुलेट करूँ, जो हमने यहाँ पे इसकी वेटेज निकाली थी, कहाँ गया, है ना, तो देखो टाइटन 33%, डिक्सॉन 15%, तो मतलब 50% का इंडेक्स का जो वेटेज है वो तो ये दोनों, मतलब 40 कितना हो गया, ये मोटा मोटा 48%। तो 48% तो इन दोनों के हाथ में इस इंडेक्स को मूव कराना। तो यहाँ पे अगर आप क्लैरिटी चेक करोगे ना तो डिक्सॉन नीचे जा रहा है, डिक्सॉन अपना नीचे की तरफ पैसा लगा रहा है, लेकिन टाइटन अपना ऊपर की तरफ पैसा लगा रहा है। तो ऐसे सेक्टर कंफ्यूजिंग सेक्टर होते हैं, ठीक है, ये एक नई लर्निंग है और आपको ये समझना है और सीखना है, ठीक है, कि टाइटन ऊपर जा रहा है और डिक्सन नीचे जा रहा है तो बहुत कंफ्यूजिंग है। या तो डिक्सन भी ऊपर जा रहा होता, टाइटन भी ऊपर जा रहा होता ना, तो हम ये मानते कि ठीक है यार इस सेक्टर में दम लग रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा, अगर ये कंज्यूमर ड्यूरेबल है तो मतलब ये नहीं है कि इसमें आपको ट्रेड करना है, आपको इसके स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है कि क्या कंज्यूमर ड्यूरेबल का कोई स्टॉक है जो मूव कर रहा है, राइट, मतलब ये टाइटन और ये तो हम देखेंगे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो दूसरा इंडिकेटर इसकी सेटिंग्स में जाना है और आपको यहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल सर्च मारना है। अब जब कंज्यूमर ड्यूरेबल करोगे, ओके करोगे, तो क्या 10 बजे तक, अगर मैं यहाँ पे निफ्टी का हमने चार्ट लगाया था तो 10 बजे तक सिर्फ एम्बर स्टॉक है कंज्यूमर ड्यूरेबल का, और वो भी हमें क्या बता रहा है कि रेड सिग्नल है, मतलब वो नीचे की तरफ प्रेशर दे रहा है, ठीक है। और हमने जब यहाँ पे एक सेक्टर को एनालाइज किया था कंज्यूमर ड्यूरेबल को, वो हमें वो सेक्टर बुलिशनेस है, और बुलिशनेस का रीज़न क्या है, क्योंकि टाइटन मूव कर रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल मूव कर रहा है तो सारे सेक्टर मूव, इसके सारे स्टॉक्स मूव करेंगे। सिर्फ टाइटन में इसलिए दम था तो टाइटन की वजह से ये सेक्टर मूव कर रहा था, ठीक है। तो आपको ये सीखना और समझना ज़रूरी है और अपने दिमाग में बिठाना ज़रूरी है इन कैलकुलेशंस को। हर सेक्टर का एक ऐसा स्टॉक होता है जो पूरे सेक्टर को खींच के लेके जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे टाइटन ऊपर जा रहा है लेकिन बाकी किसी स्टॉक्स में दम नहीं आया तो आप ट्रेड नहीं करोगे उस सेक्टर में। एक अच्छा सेक्टर वो होता है जिसमें सारे स्टॉक एक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। अगर टाइटन है ऊपर जा रहा है तो वो भी ऊपर जा रहा है, अगर डिक्सॉन जा रहा है तो डिक्सॉन को भी ऊपर जाना ज़रूरी है। लेकिन अगर ऐसा हो कि दो हैवी वेट स्टॉक, जैसे हमने रैंक 1 और रैंक 2 देखा, रैंक 1 पे टाइटन था, रैंक 2 पे आपका क्या कहते हैं डिक्सॉन था, तो अब दोनों में आपस में एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, मतलब इस सेक्टर में वो पावर नहीं है कि
पूरा एक ही सेक्टर सही तरह रोटेट करे। और दूसरा, अगर हमने यहाँ पे सर्च मारा तो यहाँ पे हमें सिर्फ एम्बर मिला, और एम्बर की डायरेक्शन भी क्या थी, एम्बर की डायरेक्शन नीचे की साइड थी, राइट। तो ये स्टॉक तो ऑटोमेटिक इग्नोर हो गया ना, क्योंकि हमारा यहाँ पे व्यू क्या था, हमारा यहाँ पे व्यू टोटली बुलिश था कंज्यूमर ड्यूरेबल को लेके। तो यहाँ तो मैं इस ये वाला सेक्टर तो कट ही गया ना। अब अगर 10 बजे आप निफ्टी, क्या कहते हैं आप, NSE की वेबसाइट पे अगर आप देखते हो, ठीक है, या आप स्टॉक मोजो या और भी अलग अलग वेबसाइट्स होते हैं, तो उसमें आपको दिखाएगा कि कंज्यूमर ड्यूरेबल मूव कर रहा है, ठीक है। तो आप किसी भी स्टॉक में एंटर कर लोगे। तो ऐसा नहीं होता है, हमें चूज़ करना पड़ता है कि किस स्टॉक में हमें ट्रेड करना है। इस इंडिकेटर में आपको वही स्टॉक्स दिखाएगा जिसमें एक स्टॉक को मूव करने के लिए जो पैरामीटर्स चाहिए होते हैं, जो जो टेक्निकल मैथमेटिकल चीज़ें चाहिए होती हैं उसको मूव करने के लिए, अगर वो पास होंगी तो ही यहाँ पे आपको उस सेक्टर का स्टॉक दिखाएगा, वरना स्टॉक नहीं दिखाएगा। अब मैं अभी जब मैं PSU बैंक पे आऊँगा ना, तो PSU बैंक में भी यही होगा, ठीक है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे मुझे पता चल गया कि कंज्यूमर ड्यूरेबल में कोई स्टॉक नहीं मिला मुझे, ठीक है। दूसरा मेरा सेक्टर कौन सा है, सीमेंट है, राइट। अब मैं क्या करूँगा, इसे सेटिंग्स में जाऊँगा और यहाँ पे मैं सीमेंट को चूज़ करूँगा, ठीक है। तो मुझे अब ये देखना है कि क्या सीमेंट का कोई स्टॉक है मूव कर रहा है, कोई नहीं आया। 10 बजे तक आपको सीमेंट का भी कोई नहीं मिला, ठीक है। तो अगर सीमेंट का कोई स्टॉक नहीं है तो ये सेक्टर क्यों मूव कर रहा है, मतलब अगर सीमेंट ऊपर है, ठीक है, तो मूव क्यों नहीं कर रहा है सीमेंट। तो अगर हम यहाँ पे अब जाएं और अगर मैं यहाँ पे अब कंज्यूमर ड्यूरेबल की जगह अगर मैं यहाँ पे सीमेंट सर्च मारूँ, ठीक है, इसको मैं सीमेंट को सर्च मारता हूँ, सीमेंट खुल गया और इसकी फैक्ट शीट ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये जब ये जो फैक्ट शीट है इसको आपने ओपन किया, ठीक है, तो हमने देखना है कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, सबसे ज़्यादा वेटेज है अल्ट्राटेक सीमेंट का, ठीक है। मतलब अगर अल्ट्राटेक सीमेंट मूव करेगा तो वो इंडेक्स को 15% ऊपर मूव करेगा, मतलब 15% उसमें दम है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने ये देखना है कि अगर ये सीमेंट सेक्टर ऊपर जा रहा है ना, तो क्या कौन से स्टॉक की वजह से, अगर वो हैवी वेट ज़रूर अगर वो जा रहा है ना, क्योंकि हमारे पास कोई स्टॉक नहीं है, मतलब किसी स्टॉक में दम ही नहीं था उसको ले जाने के लिए, तो डेफिनेटली कोई ऐसा स्टॉक है जो हैवी वेट है, जिसका वेटेज ज़्यादा है, उसकी वजह से वो सिर्फ सेक्टर ऊपर मूव कर रहा है, लेकिन उसके बाकी स्टॉक्स में दम नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है, और यहाँ पे जाके अगर मैं सीमेंट को सर्च मारूँ और अगर हम सीमेंट के स्टॉक्स को एनालाइज करें, तो 4 स्टॉक्स हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस के। अगर मैं सबसे ज़्यादा किसकी वेटेज थी, अल्ट्राटेक की थी, तो अगर मैं अल्ट्राटेक को क्लिक करता हूँ तो अल्ट्राटेक साइडवेज है, ठीक है। दूसरा इसमें कौन सा था स्टॉक, दूसरा था श्री सीमेंट। अगर मैं श्री सीमेंट को चेक करूँ तो ये क्या है, ये भी साइडवेज है, ठीक है। अगर मैं मूव बात करूँ, तीसरा कौन सा है, ग्रासिम, ठीक है। तो ग्रासिम मैंने ऐड नहीं किया हुआ, मतलब मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से ग्रासिम को मैं सीमेंट में इंक्लूड नहीं करता हूँ, ठीक है। बट आप सिंपल समझो कि साइडवेज है टोटली प्राइस। तो ये एक आधा स्टॉक इसमें होगा। अगर मैं बात करूँ, अंबुजा देख लेते हैं, अंबुजा में नीचे है, और दल भारत देख लेते हैं, दल भारत में थोड़ी पावर है, ठीक है। तो इसमें अब क्या होता है कि अगर इसकी स्टॉक की लिस्ट 4 है ना, तो यहाँ पे जो स्टॉक की लिस्ट है, यहाँ पे सीमेंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टॉक्स हैं, ठीक है। बट मेरी लिस्ट में 4 इसलिए हैं क्योंकि वो 4 स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शंस के स्टॉक्स हैं, बाकी स्टॉक्स में फ्यूचर एंड ऑप्शंस नहीं है, इसलिए मेरी लिस्ट में वो स्टॉक्स नहीं हैं। तो हम सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस के स्टॉक्स को ही डील करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने उनको लिस्ट में ऐड नहीं किया, लेकिन प्रोबेबिलिटी कि इनमें से कोई एक आधा स्टॉक मूव कर रहा होगा, उसकी वजह से वो सेक्टर मूव कर रहा है। लेकिन अगर एक सेक्टर की आपको प्रॉपर परफॉर्मेंस देखनी है कि कौन सा सेक्टर सच में मूव कर रहा है, तो आपको उसके हैवी वेट स्टॉक्स को कंपेयर करना होता है कि अल्ट्राटेक सीमेंट कैसे मूव कर रहा है, श्री सीमेंट कैसे मूव कर रहा है, ग्रासिम कैसे मूव कर रहा है। यहाँ से आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि क्या सेक्टर अगर मूव कर रहा है तो क्या सच में उसमें दम है, क्या उसके सारे सेक्टर, मतलब जो टॉप वेटेज वाले स्टॉक्स हैं, क्या वो सच में मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्लैरिटी क्या मिली, यहाँ पे हमें एक क्लैरिटी मिली कि कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी कोई स्टॉक नहीं था, एक एम्बर स्टॉक था लेकिन वो नीचे की तरफ था और हम बुलिशनेस देख रहे हैं तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। सीमेंट सेक्टर में कोई भी स्टॉक नहीं था, ये ऊपर ज़रूर है ये, लेकिन कोई एक आधा स्टॉक है जो इसको लेके जा रहा है ऊपर, लेकिन पूरे सेक्टर के अगर हम स्टॉक्स देखें तो वो साइडवेज ही हैं, किसी में भी दम नहीं है ऊपर जाने का। तो कैंसिल हो गया ये भी। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ आईटी की, ठीक है, अब मुझे इसको हाइड करना है, सेटिंग्स में जाना है और मुझे देखना है कि कोई आईटी का सेक्टर है, ठीक है। आपको बस क्या याद रखना है, आपको ना ये वेबसाइट खोल के niftyindices.com की वेबसाइट खोल के आपको ये लिखने हैं, आपको लिख के इसको, मैं अब मुझे याद है ये सारी चीज़ें, लेकिन आप, और जब मुझे याद नहीं थी मैं इसको चिपका के रखता था दीवार पे कि कौन से सेक्टर का कौन सा स्टॉक सबसे हैवी वेट है,
राइट? तो आपको ये सब लिख के दीवार पे चिपका के रखना है और अपने दिमाग को ना बार बार जब उसको देखते रहोगे ना आपको याद रहेगा। तो फिर आपकी आदत छूटेगी उन चीज़ों को देखने की, पेपर जो आपने चिपकाए होंगी चीज़ें अपनी ओके, दीवारों वो पे। एक बार वापस बता देंगे कहाँ पे चेक कर रहे हैं, मैं थोड़ा ये देख सर नहीं पा। niftyindices.com सर। निफ्टी इंडेक्सेस डॉट। हाँ जी, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखना है, तो आपको ना ये सारी टोटल याद करना है, ठीक है? मार्केट में सिर्फ बटन दबाने से प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है? आपको सारे फैक्ट्स जो होते हैं ना, जो लॉजिक वाली चीज़ें होती हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है कि लॉजिक क्या है चीज़ों के पीछे, क्यों एक सेक्टर मूव करता है और क्या उसके हैवीवेट स्टॉक्स कौन से होते हैं। अगर सारे एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो हमें पता चलता है कि वो सेक्टर में मूवमेंट है। तो वो सारी चीज़ें एनालाइज करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ये बिल्कुल नया टॉपिक है और मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ। अब अगर हमें पता चल गया है, यहाँ पे मैंने मारा, अब मैंने यहाँ पे आईटी सर्च मारा है, तो आईटी में मेरे पास 3 स्टॉक्स आए हैं, एल्टियम, इन्फोसिस और एम्फोसिस। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये मेरे पास 3 स्टॉक्स हैं। अब हमने नोटिस किया था कि जब हमने पहला सेक्टर लगाया तो एक स्टॉक था, जब दूसरा लगाया तब कोई स्टॉक नहीं था, जब तीसरा लगाया तो मुझे यहाँ पे 3 स्टॉक्स दिखे हैं, ठीक है? एल्टियम भी दिखा, इन्फोसिस, तो मतलब क्या है? अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और मैं इसके आईटी सेक्टर चूज़ करूँ, मैं यहाँ पे, ठीक है, मैंने निफ्टी आईटी चूज़ किया है यहाँ पे, और अगर मैं इसकी फैक्ट शीट्स ओपन करूँ तो मुझे ये पता चलेगा कि कौन से स्टॉक में सबसे ज़्यादा वेटेज है इसका। तो इन्फोसिस जो स्टॉक है उसका 29% वेट है, और टाटा टीसीएस का वेट जो है 20% है। इन दोनों को मिला के 49% वेटेज बनता है। मतलब अगर कोई कभी आईटी का सेक्टर अगर भागेगा तो आपको इन 2 स्टॉक्स पे नज़र रखने की, ये 2 स्टॉक्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। अगर ये 2 स्टॉक्स भी बुलिश हैं तो मतलब वो सेक्टर बुलिश है, उसमें आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेकिन कोई स्टॉक आपको दिख जाए कि ऊपर मूव कर रहा है, लेकिन इन्फोसिस और जो टीसीएस है वो मूव ना कर रहे हो, तो आपको समझ जाना है कि हैवी वेट स्टॉक मूव नहीं कर रहे हैं, वो एक छोटा सा मोमेंटम है कि किसी स्टॉक में। तो आपको अपने रिस्क को मैनेज करके ट्रेड लेना है। लेकिन अगर आप इनको भी देखोगे ना, अगर ये भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो जो हैवी वेट स्टॉक्स हैं, तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा बिल्ड होगा। अगर अब मैं यहाँ पे इन्फोसिस, और पहले मैं इनको डिस्कस नहीं करूँगा, ये जो हमारी 3 लिस्ट है। Sorry to interrupt, but this process you are showing, is it time consuming, right? The way we have implemented this indicator and all, that for time saving and picking, I mean, efficiently. If we are moving the older way, what is the use of this? So I didn't told you to you have to check this. I only told you that you have to keep in mind that which sector and which stock have the heavy weightage stocks. Okay, And this is okay, this just for knowledge purpose yeah, you are sharing yeah, them, this is right? just for Yeah. knowledge. This is not our process. I have just said that you have to write this weightage Mhm. into a page, and you have to paste it on a paper, on a wall, so that whenever you take a trade, so you'll be little confident that yes, this sector is moving and this heavyweight stock is moving, and that is the reason this all IT sector is moving. Okay. Yeah. तो हम सिर्फ देखो, आपको ना ये सारे प्रोसेस जो है ना, ये आपको देखने नहीं है रोज़ की कौन सा सेक्टर कर रहा है, राइट? लेकिन क्या होता है कि जब भी आप किसी सेक्टर को एनालाइज करते हो ना और किसी स्टॉक को एनालाइज करते हो, हमारे लॉसेस इसीलिए होते हैं। हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ लॉसेस, प्रॉफिट एक अलग चीज़ है, वो प्रॉफिट हम बाद में देखेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है। पहले चीज़ों को लॉजिकली देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग में, राइट? तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें याद करनी है। जब तक आप इन चीज़ों को याद नहीं करोगे, अपने दिमाग में नहीं बिठाओगे ना कि सबसे ज़्यादा वेटेज किस स्टॉक का है, तब तक आप कंफर्टेबली और कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे अपनी ट्रेडिंग में। अब अगर मैं पहले इनकी क्या आईटी को मैं ओपन करता हूँ, ठीक है? अगर मैं आप आईटी को ओपन करूँ तो ये आईटी की लिस्ट है, राइट? तो यहाँ पे मेरा हैवी वेट स्टॉक कौन सा था, एक था इन्फोसिस और एक था टीसीएस, ठीक है? तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा इन्फोसिस क्या रिएक्ट कर रहा है, तो आप देखो इन्फोसिस ऊपर की तरफ है, ठीक है? और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टीसीएस की, ठीक है, तो टीसीएस कैसे रिएक्ट कर रहा है, टीसीएस भी ऊपर को मतलब ग्रीन कैंडल्स बना रहा है, राइट? तो यहाँ से हमें एक क्लैरिटी मिलती है कि आईटी सेक्टर के जो हैवी वेट स्टॉक्स थे, इन्फोसिस और टीसीएस, वो बुलिश हैं, उनमें एक मूवमेंट है, राइट? तो आपको ये ना 2 मिनट, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता इन चीज़ों को। आपको अपनी वॉच लिस्ट में हैवी वेट स्टॉक्स को भी अगर आप ऐड करके रखोगे ना, तो आपको दिख जाएगा कि यार ठीक है, ये वाला मूव कर रहा है, तो अब आप कॉन्फिडेंट हो कि एल्टियम, इन्फोसिस, एम्फोसिस तो हमने डिस्कस कर लिया, और एम्फोसिस, इन 3 स्टॉक्स में
वो क्राइटेरिया, मेरी स्ट्रैटेजी, एक स्टॉक सिलेक्शन की जो क्राइटेरिया होता है, जो पैरामीटर्स होते हैं, वो पास हुए हैं इन तीनों में। अब मैं क्या करूँगा, इनको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर दूंगा। मैंने एलटीएम को भी ऐड कर दिया, मैंने इन्फोसिस को भी ऐड कर दिया, और मैंने एम्फोसिस को भी ऐड कर दिया। ठीक है, मेरा ये यहाँ तक काम खत्म हो चुका है। आपको सिर्फ यही प्रोसेस देखना है कि कौन से सेक्टर, कौन से स्टॉक मूव कर रहे हैं। आपको ये इंडेक्स नहीं देखना है कि क्या वेटेज है, लेकिन इनको आपको याद करना है। आपको इनको दिमाग में बिठा के रखना है कि बड़े स्टॉक्स का, किसी सेक्टर को मूव करने के लिए बड़े स्टॉक्स का मूव करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने वो बड़े स्टॉक्स को नहीं देखा, बड़े सेक्टर्स को नहीं देखा कि वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपका प्राइस कभी भी रिवर्स कर सकता है। चाहे आपने बहुत अच्छा प्रोसेस फॉलो किया हो, अपना सारे रूल्स फॉलो किए हों, लेकिन वो कभी भी रिवर्स कर सकता है। इन केस अगर यहाँ पे ऐसा होता कि एलटीएम ऊपर है, एम्फोसिस ऊपर है, लेकिन इन्फोसिस नीचे जा रहा है, राइट, तो आप ये समझो कि जो बड़ा स्टॉक है ना, हैवी वेट स्टॉक है, वो नीचे जा रहा है, तो वो कभी भी पूरे इंडेक्स को नीचे खींच के लेके चला जाएगा और आपके लॉसेस हिट होंगे। तो ये ज़रूरी है जानना कि हैवी वेट स्टॉक में क्या कितना दम है। ठीक है, तो आपको वो ध्यान रखना है। आपको बस 2 मिनट लगेंगे। अगर आपको आईटी दिख गया, तो आईटी में आपको दो ही स्टॉक्स याद रखना है, एक तो है इन्फोसिस, एक तो है टीसीएस। आपको देखना है कि उनकी क्या मूवमेंट है, राइट। और मेहनत करनी पड़ती है, पैसा कमाना है तो हर चीज़ को ना बहुत बारीकी से देखना पड़ता है। जितनी बारीकी से चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे, यही डिफरेंस है एक ट्रेडर में और जो अभी सीख रहे हैं। क्योंकि हम बारीकी से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, मतलब मेरे अगर ट्रेड मुझे नहीं मिलते हैं ना, तो यही रीजंस होते हैं बहुत सारे। और हम एक दिन में सारे सिनेरियोस बिल्कुल नहीं डिस्कस कर सकते। जैसे मान लीजिए कल तक हम ये चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहे थे, आज एक नई चीज़ आई है। क्योंकि मुझे इतना पता है कि मुझे जब आप लोगों को टीच करना है ना, तो उसके स्टेप्स क्या हैं सिखाने के। अगर मैं पहले ही दिन सारी चीज़ें आपके दिमाग में डाल दूंगा ना, कि ये भी करना होता है, ये भी करना है, ये भी चेक करना है ना, तो आप पजल हो जाओगे बिल्कुल। तो एक प्रोसेस होता है चीज़ों को सिखाने का कि ये स्टेप है, ये स्टेप है, ये चीज़ें भी देखनी ज़रूरी हैं, ये चीज़ें देखनी भी ज़रूरी हैं, राइट। तो ये एक प्रोसेस है, ये देखना ज़रूरी है। आपको अपनी वॉच लिस्ट में 2 मिनट लगते हैं, यहाँ पे आपको बस सर्च पे जाना है और टीसीएस क्लिक करना है और ओके करना है। आपको देखना है कि ठीक है, टीसीएस ऊपर जा रहा है। आपको यहाँ पे INFA इन्फोसिस सर्च मारना है और देखना है कि ऊपर जा रहा है कि नहीं। तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड आएगा कि ठीक है, बड़े स्टॉक ऊपर जा रहे हैं तो हम कर सकते हैं। 3 स्टॉक्स हो गए हमारे। अब मैं यहाँ चौथा चौथा इंडिकेटर, चौथा सेक्टर देख रहा हूँ कि चौथा कौन सा है। चौथा है हमारा फार्मा सेक्टर, राइट। अब मैं इसके सेटिंग्स में जाऊँगा और देखूंगा कि कोई फार्मा सेक्टर का कोई स्टॉक है जिसमें आज मोमेंटम दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बुलिश देख रहे थे। लुपिन क्या है, नीचे की तरफ एरो है, तो इसको तो टोटली इग्नोर कर दिया। और है हमारा लॉरा स्लैब। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये भी देखना है, ये याद करके याद करना है इसको। और हमेशा जैसे हम फार्मा है, तो मैं फार्मा पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं ये देखूंगा कि फार्मा सेक्टर का सबसे हैवी वेट स्टॉक कौन सा है। मतलब जैसे जैसे हम कहीं जॉब करते हैं तो एक बॉस होता है। जब हम स्कूल में होते हैं तो एक मॉनिटर होता है। स्कूल में हेड गर्ल होता है, स्कूल में प्रिंसिपल होता है। तो एक हेड हमेशा होता है ना, जो सारी चीज़ों पे रूल करता है, राइट। तो आप ये समझो कि एक स्टॉक है जो पूरे इंडेक्स पे रूल करता है। और वो वाले स्टॉक का जानना ज़रूरी है कि उसकी डायरेक्शन क्या है। अब अगर इसकी मैं फैक्ट शीट बात करूँ, तो क्या कहते हैं, अपना फार्मा में सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो सन फार्मा की है, और उसके बाद दिव्या स्लैब की है। तो अगर आप इन दोनों को कैलकुलेट करो, 21 + 10, तो ये 31% होता है। और अगर आप सिप्ला को भी ऐड कर दो तो 40%। मतलब ये तीन स्टॉक्स में इतनी पावर है कि पूरे इंडेक्स को मूव कर सकते हैं। आप लोग प्लीज़ म्यूट कर देना। तो ये तीनों को मूव कर ये सकते हैं, तो मुझे जस्ट एक छोटा सा डाउट है जी जी कि सर। इसमें ना डेट लिखा हुआ 31 जुलाई। तो ये जो फैक्ट शीट है, तो हम्म, इज इट पॉसिबल कि हर महीने का 31 जुलाई को ये डाटा चेंज होता रहता है? मतलब हो सकता है 31 अगस्त 2026 में ये इसमें शायद इन्फोसिस एक नंबर पे ना रहे और शायद कोफोर्ज 1 नंबर पे चले जाए, ऐसा हो डेफिनेटली सकता है? यस सर। ये जो डेटा चेंज होता है ना, ये आपका हर 3 मंथ्स, 3 महीने बाद भी चेंज हो सकता है। ओके, तो हाँ मतलब हर महीने ये देख लेना एक बार बेटर है। हाँ, हर मतलब देखिए महीने। सर, जो बड़ी कंपनीज है ना, वो तो बिल्कुल चेंज नहीं होती हैं। मतलब जो ओके। ये जितनी भी नंबर 1 पे कंपनीज होती हैं ना, नंबर 2, ये एक्चुअली टॉप 50 का जो हमारा ये निफ्टी का चार्ट होता है ना, टॉप 50, ये 50 वही वाले। वहाँ वही स्टॉक्स होते हैं। तो इनमें चेंज बहुत बहुत रेयर केस है कि इनमें कभी चेंज आए। लेकिन जो नीचे के स्टॉक्स हैं उनमें डेफिनेटली चेंजेस आते हैं, ओके, है ना। थैंक तो ये चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये 1 इन अ वाइल, 3 महीने 6 महीने बाद चेंज होते हैं। तो वो आप बस हमें ऊपर वाले स्टॉक्स पे नज़र रखना है, नीचे पे तो ध्यान देना ही नहीं है, राइट।
अब यहाँ पे सन फार्मा और दिव्या स्लैब है और इनकी परसेंटेज 31 है। अगर इसको भी आप मिला दो, अब मुझे अगर फार्मा सेक्टर पे कॉन्फिडेंट होना है कि यार क्या मुझे फार्मा सेक्टर में ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, फार्मा सेक्टर पे जाऊँगा। अब यहाँ पे सबसे हैवी वेट स्टॉक कौन सा था, सन फार्मा था। तो मैं एक बार बस नज़र मारूंगा कि क्या फार्मा सेक्टर में जो सन फार्मा है क्या उसकी मूवमेंट क्या है। तो यहाँ पे मैं फार्मा सर्च करता हूँ, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे मैंने फार्मा सर्च किया और मैं यहाँ पे एक बार बस नज़र मार लेता हूँ कि सन फार्मा कैसे रिएक्ट कर रहा है। अब आप देखो सन फार्मा नीचे की तरफ है, हम एक बुलिश मोमेंटम चेक कर रहे हैं, लेकिन जो सन फार्मा है वो नीचे की तरफ है। राइट, तो प्रोबेबिलिटी है कि सन फार्मा अगर नीचे जाएगा तो ये पूरे इंडेक्स को नीचे लेके जाएगा, और अगर आप लॉरा स्लैब में ट्रेड ले लोगे ना तो वो आपका इवेंचुअली आपको नीचे ही लेके जाएगा बाद में। ठीक है, दूसरा सेक्टर कौन सा है इसमें, दूसरा स्टॉक है दिव्या स्लैब। अगर मैं यहाँ पे दिव्या स्लैब को ओपन करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे भी आप देखो प्राइस ऊपर था लेकिन प्राइस नीचे आ रहा है ये। और अगर तीसरा भी अगर हम देख लें, तीसरा क्या है, सिप्ला। तो अगर मैं यहाँ पे सिप्ला को ऐड करूँ तो सिप्ला कैसे रिएक्ट कर रहा है, सिप्ला भी ऊपर गया और नीचे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्लैरिटी बनती है कि सेक्टर ये तीनों पावरफुल 40% वेटेज करते हैं। तो अगर आप लॉरा स्लैब में ट्रेड लेते भी हो ना तो 100% चांसेस हैं कि प्राइस वापस आएगा, क्योंकि हैवी वेट स्टॉक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं सेक्टर को। ठीक है, तो ये लॉरा स्लैब में प्राइस वापस आ सकता है, बट फिर भी हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेंगे, लेकिन हमारी नज़र में ये होना चाहिए। मैंने इसमें लिस्ट में आया है, मतलब मोमेंटम है स्टॉक में, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि सन फार्मा जो है और आपका जो दूसरा है दिव्या स्लैब, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और सिप्ला कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो जब आपको ये पता चलेगा ना तब चीज़ें क्लैरिटी होंगी। और ट्रेडिंग करने के लिए हमें हमें ये लगता है कि ट्रेडिंग बस मतलब दो तीन चीज़ें सीख ली तो ट्रेड हो जाएगा। अच्छे टूल्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। मैं इंडिकेटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इसकी, क्या कहते हैं अपना, एक अच्छी वॉच लिस्ट की। क्योंकि आप किसी भी मान लो आपके पास जैसे एंजल वन है या आपके पास ज़रोदा है, कोई भी यूज़ कर रहा है, तो आपको सेक्टर वाइज लिस्ट बनानी होती है कि ये इस सेक्टर के स्टॉक से, ये इस सेक्टर के स्टॉक से। आप प्लीज़ म्यूट कर लेना। म्यूट कर लेना प्लीज़। सर एक डाउट है इसमें। जी, हेलो। बोलिए बोलिए सर। सर अभी आप बोला ना सर, अभी मतलब वो हेवी वेट स्टॉक मतलब नीचे जा रहा है तो इंडेक्स भी नीचे जाते हैं, फिर इसमें हेवी वेट स्टॉक भी नीचे आ रहा है लेकिन इंडेक्स ऊपर दिखा रहा है ना सर। वो इसीलिए दिखा रहा है ना सर, क्योंकि ये स्टार्टिंग की मूवमेंट बहुत तेज़ थी। क्योंकि हम जब कैलकुलेट करते हैं किसी को, तो हम यहाँ से, हम अपने इंडेक्स को यहाँ से कैलकुलेट करते हैं ना, ओपन से कैलकुलेट करते हैं। तो ओपन से जब वो इंडेक्स ओपन हुआ तो उसने 1% दिखाया है। और बाकी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, बाकी सेक्टर्स एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूँ, तो हो सकता है अगर मैं यहाँ पे सेक्टर लिस्ट करूँ थोड़ा और अच्छे एक्सप्लेनेशन के लिए, तो यहाँ पे अगर मैं सेक्टर्स को क्लिक करूँ और यहाँ पे मैं, हम फार्मा की बात कर रहे हैं ना, तो मैं फार्मा को ओपन करता हूँ और समझाता हूँ आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो मूवमेंट आया ना, फार्मा सबसे ऊपर जो दिख रहा है, ये परसेंटेज वाइज कैलकुलेट होता है किसी भी वेबसाइट पे। आपको फार्मा सेक्टर किसी भी 10 बजे तक अगर आप किसी भी वेबसाइट पे देखते हैं ना, तो आपको फार्मा सेक्टर ही टॉप पे दिखाता। ठीक है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ये जो पहली कैंडल ने मूवमेंट की है वो, क्योंकि परसेंटेज कैलकुलेट होता है एक सेक्टर को मूव करने के लिए। तो यहाँ से जब कैंडल ओपन हुई, यहाँ से यहाँ तक ये 0.43% मूव हुआ है। पर प्रोबेबिलिटी है कि बाकी जो सेक्टर है जैसे फार्मा है, जो मेटल सेक्टर है वो 0.43% नहीं मूव हुआ होगा, वो 0.42% मूव हुआ होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मेटल सेक्टर, यहाँ पे अगर एग्जांपल के लिए इसको देखें तो फार्मा सेक्टर 0.43% है। और अगर मैं इसके नीचे वाला मेटल सेक्टर चूज़ करूँ, ठीक है, तो अगर मैं मेटल सेक्टर चूज़ करता हूँ तो ये कितना परसेंट मूव हुआ है ओपन से, अगर मैं यहाँ से, ये ओपन यहाँ से हुआ है, तो यहाँ से यहाँ कैलकुलेट करूँ तो ये 0.24% मूव हुआ है। तो सेक्टर परसेंटेज वाइज दिखाते हैं कि ओपन से, मतलब बाकी सेक्टर, बाकी वेबसाइट पे तो पिछले दिन के क्लोजिंग से दिखाते हैं, लेकिन हम आज के ओपन से कैलकुलेट करते हैं। तो आज के ओपन से फार्मा सबसे, मतलब फार्मा ऊपर था परसेंटेज वाइज, इसीलिए यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि फार्मा ऊपर है तो आपको ट्रेड करना है। स्टॉक्स को लॉजिकली, इंडेक्स को लॉजिकली समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप इसको लॉजिकली नहीं समझोगे तो तब तक ट्रेड्स नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे अगर नंबर 4 पे आ रहा है तो इसीलिए आ रहा है क्योंकि बाकी सेक्टर्स की जो परसेंटेज है ना वो फार्मा से भी कम है, इसलिए वो वहाँ नीचे है। जब आईटी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे अगर हम फार्मा की बात करें तो फार्मा की परसेंटेज कितनी थी,
अगर मैं फार्मा की बात करूँ तो फार्मा की जो परसेंटेज थी यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ, राइट, तो इसकी जो परसेंटेज कैलकुलेट हुई थी वो यहाँ तक, अगर मैं यहाँ तक भी कैलकुलेट करूँ एग्जांपल के लिए, ठीक है, तो 0.43। लेकिन अगर मैं आईटी की सर्च मारूँ परसेंटेज, आईटी की परसेंटेज, ठीक है, तो आईटी की परसेंटेज आप देखोगे अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ ओपन से तो ज़्यादा है ना, 0.64, राइट। तो जो स्टॉक, जो सेक्टर परसेंटेज वाइज मूव करता है वो परसेंटेज किसी भी वेबसाइट में परसेंटेज वाइज आपको वो टॉप पे दिखाएगा, लेकिन उन उन सेक्टर्स में ट्रेड करना है कि नहीं वो हम पे डिपेंड करता है। और उसको एनालाइज कैसे करना है, हैवी वेट स्टॉक्स को दिमाग में डाल के कि कौन सा हैवी वेट स्टॉक है जो परफॉर्म कर रहा है, अगर हैवी वेट स्टॉक नहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो नहीं मूव करेगा। वो आपका लॉरस लैब, जैसे हम अभी कौन सा सेक्टर देख रहे थे, हम देख रहे थे इसको हटाता हूँ मैं, हम देख रहे थे लॉरस लैब को, ठीक है। और लॉरस लैब में हमने क्या देखा, हमने ये चेक किया था लॉरस लैब में कि जो बड़े स्टॉक्स हैं जैसे कि सन फार्मा, सन फार्मा पहले ऊपर मोमेंटम थी लेकिन अब नीचे आ रहा है। दूसरा हमारा हैवी वेट स्टॉक कौन सा था इसमें, दिव्या स्लैब। तो दिव्या स्लैब कैसे रिएक्ट कर रहा है, दिव्या स्लैब भी ऊपर जा रहा है और नीचे आ रहा है, ठीक है। और अगर तीसरी की मैं बात करूँ, तीसरा क्या है हमारा, सिप्ला। तो सिप्ला कैसे रिएक्ट कर रहा है, सिप्ला भी ऊपर गया लेकिन नीचे आ रहा है। तो ये तीनों सेक्टर्स मिला के ना नीचे, अगर तीनों सेक्टर में जब बाइंग आएगी तो सेक्टर ऊपर जाएगा, आपके सारे स्टॉक्स चलेंगे, लेकिन ये नीचे आ रहे हैं तो ये भी नीचे जाएगा, ठीक है। तो फिर भी हमने क्या किया, लॉरा स्लैब को ऐड कर लिया देखने के लिए कि क्या हम इसमें एंट्री प्लान कर सकते हैं या नहीं कर सकते, राइट। अब हमारा पांचवा क्या था, सेटिंग्स में जाऊंगा, पांचवा हमारा सेक्टर था अपना मेटल, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सेटिंग्स में जाऊँगा इसकी, और यहाँ पे मेटल को चूज़ करूँगा कि मेटल में कोई स्टॉक है जो बूम कर रहा है जिस पे हम ट्रेड ले सकते हैं, ओके करूँगा। अब हमें यहाँ पे देखना है कि मेटल सेक्टर में चार हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ये भी देखना है कि मेटल के हैवी वेट स्टॉक्स कौन से हैं, और उसको आपको याद रखना है, आपको इनको चार्ट को बार बार नहीं देखना है, लेकिन इनको याद रखना है आपको, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि यार मैंने जो ट्रेड लिया ना, मैंने ये चीज़ें देखी हैं और इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद मैंने ट्रेड लिया है, ठीक है। गारंटी नहीं है कि सारी चीज़ें देखने के बाद भी आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। मार्केट में किसी की भी विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो 100% नहीं है, 90% नहीं है, 80%। आज के टाइम पे अगर किसी की विनिंग प्रोबेबिलिटी 60% भी है ना तो वो बहुत अच्छा ट्रेडर है। मुझसे अगर पूछा जाए कि मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है तो मैं बोलूँगा मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी 60% है सिर्फ, ठीक है। वो भी तब जब मैं इतनी चीज़ों को डिटेल में समझता हूँ। तो अगर आपको ट्रेडर बनना है, आपको पैसा कमाना है, तो डिटेल में चीज़ों को समझना ज़रूरी है। शॉर्टकट्स अगर जब जाने शुरू करोगे तो लॉसेस ही होंगे। यहाँ पे हम मेटल पे क्लिक करते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेटल पे क्लिक किया और मुझे ये देखना है कि मेटल का हैवी वेट स्टॉक कौन सा है और इसको याद रखना है, ठीक है। इसको आपको रोज़ नहीं देखना है लेकिन याद, यहाँ पे सबसे हैवी वेट स्टॉक है टाटा स्टील, उसके बाद है हिंदाल्को, ठीक है। टाटा स्टील, हिंदाल्को और JSW स्टील, इनको मिला के कितना परसेंट बन रहा है, 1927, राइट, 37, और ये आपका हो गया 41, 50, मतलब इन तीनों को स्टॉक्स को मिला के 50 से परसेंट अबव, 50% अबव मिल रहा है। मतलब अगर इन तीनों की, तीनों में से, मतलब ऐसा नहीं है कि तीनों में से तीनों ही ऊपर जाने चाहिए, तीनों में से अगर हैवी वेट स्टॉक दो भी ऊपर जा रहे हैं ना तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। यहाँ पे हमें कौन से स्टॉक्स मिले, सेल मिला, जिंदल स्टील मिला, नेशनल एल्यूमिनियम मिला और टाटा स्टील मिला। अब टाटा स्टील यहाँ पे क्या है, टाटा स्टील कहाँ गया, टाटा स्टील तो सबसे हैवी वेट स्टॉक है ना यहाँ पे, राइट। अगर यहाँ पे टाटा स्टील सबसे हैवी वेट स्टॉक है और वो मोमेंटम में भी आया है, और अगर मैं इसको मेटल सेक्टर को भी मैं ओपन करूँ और इसके भी हम चार्ट्स अगर एनालाइज करें मेटल के, तो सबसे पहले अगर मैं टाटा स्टील पे क्लिक करूँ तो आप टाटा स्टील के मोमेंटम देखो, ये अगर हैवी वेट स्टॉक ही ऊपर जा रहा है तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है हमारा। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ हिंदाल्को की, ठीक है, तो क्या हिंदाल्को हमारी लिस्ट में है, हाँ। अब मैं अगर हिंदाल्को को चेक करूँ तो हिंदाल्को ऊपर गया है लेकिन अभी थोड़ा साइडवेज है, मतलब नीचे नहीं आया है, क्योंकि हम हमेशा कैसे ऐसे ही मेजर करते हैं हमेशा चीज़ों को, है ना, ये हाई और लो जो मार्क किया होता है ना मैंने, ये यही रीज़न है, ठीक है। तो ये अभी क्या है, ये अभी साइड वेज ही चल रहा है, ठीक है, हिंदाल्को। और अगर मैं यहाँ पे और देखूँ कि और कौन सा मेरा हैवी वेट है, JSW स्टील हैवी वेट है। तो क्या JSW स्टील की क्या परफॉर्मेंस है, वो भी ऊपर को जा रहा है। तो तीन में से यहाँ पे हमने देखा था जो हैवी वेट तीन है उनमें से दो तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे एक अच्छा अच्छा थॉट प्रोसेस बनता है कि IT सेक्टर सच में बूम कर रहा है।
करंट सिचुएशन 10 बजे तक, ठीक है, क्योंकि मार्केट की गारंटी नहीं है कि वही सेक्टर मूव करता रहेगा। यहाँ पे उनको प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी बड़े प्लेयर्स को, वो यहीं पे बुक कर देंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी समझना ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, सेल को भी मैंने ऐड कर दिया, जिंदल स्टील को भी मैंने ऐड कर दिया, मैंने नेशनल एल्यूमिनियम को भी ऐड कर दिया, और मैंने टाटा स्टील को भी ऐड कर दिया, राइट। अब मेरे पास जो हमने 5 सेक्टर यहाँ पे चूज़ किए थे वो मेरी लिस्ट में ऑलरेडी आ गए हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल, सीमेंट, आईटी, फार्मा, मेटल। मैं उसके बाद नहीं ध्यान दूंगा, उसके बाद अगर मुझे लगा कि हाँ ठीक है कोई सेक्टर मूव कर रहा है देखते रहूँगा तो, लेकिन मेरा प्राइम फोकस यही रहता है कि 10 बजे से पहले मुझे सेक्टर्स देख लेने हैं, उनके स्टॉक्स देख लेने हैं, और उनमें हैवी वेट कौन से स्टॉक में है वो देखना बहुत ज़रूरी है। आपने बहुत लोगों को देखा होगा जो एक सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, जो बहुत अच्छा मोमेंटम पकड़ते हैं, अच्छे ट्रेड्स करते हैं। यही रीज़न है क्योंकि वो बारीकी से चीज़ों को देखते हैं और समझते हैं, है ना। तो अब मेरे पास ये सारी लिस्ट आ गई है, अब मुझे क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमने टोटल कितने सेलेक्ट किए हैं स्टॉक, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें सबसे ज़्यादा मैं कॉन्फिडेंट किस चीज़ के लेके हूँ, आईटी को लेके। क्यों? क्योंकि आईटी का जो हैवी वेट स्टॉक था वो भी मेरी डायरेक्शन में ही जा रहा है, जो डायरेक्शन चाहिए थी, ठीक है। अगर मैं फार्मा की बात करूँ, जो लॉरस लैब था, तो उसमें मुझे यहाँ इतना पता चल गया कि उसमें जो सन फार्मा था, सिप्ला था या दिव्यास लैब था वो नीचे की तरफ है। तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस इसको लेके नहीं है, लेकिन आईटी को लेके ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, राइट। यहाँ पे आपका काम खत्म हो चुका है दोनों इंडिकेटर्स का, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है ना, ये स्टार्टिंग में हमें लगता है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, लेकिन मार्केट को जब जब आप टाइम दोगे और जब जब आप इसकी आदत बनाओगे ना, तो चीज़ें धीरे धीरे स्लो हो जाएंगी। आपने आप अपना लाइफ में हर चीज़ का एग्जांपल ले लो, रिलेट कर लो। स्टार्टिंग में आपको हर चीज़ मुश्किल ही लगती है, आपने आज तक जो भी चीज़ की है ना वो स्टार्टिंग में आपको मुश्किल ही लगी है, ठीक है। तो लेकिन गिव अप नहीं करना है, उस चीज़ को बार बार रिपीट करना है, दिमाग में बिठाना, तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। मेरे लिए ये सारी चीज़ें देखना बहुत आसान है, एकदम हाथ चलता है मेरा, और ये प्रैक्टिस से ही आता है। अब मुझे बस सिंपल हमारे 2 सेक्टर्स हो गए, अब आपको तीसरा इंडिकेटर लगाना है जो कि है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। आपको क्या करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाना है, और बस आपको ये एनालाइज़ करना है कि ये जितने भी स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई किए ना, क्या इनमें कोई ऐसा स्टॉक है जो ऐसा है कि जिसमें हमारे पास स्पेस हो ट्रेड करने के लिए। आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाया, ये ग्रीन लाइंस क्या है, रेजिस्टेंस लेवल है, रेड लाइन सपोर्ट लेवल्स हैं, ये जो ब्लैक लाइंस हैं ये भी बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल ही थे, लेकिन आज की कैंडल्स जब इनको टच करेंगे तो ये ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएंगे। पर्पस ये है जिससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा रेजिस्टेंस लेवल अभी भी एक्टिव है जो टच नहीं हुआ, ये कौन सा सपोर्ट लेवल है जो अभी भी टच नहीं हुआ है, और कौन सा रेजिस्टेंस लेवल है जो अभी भी टच नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये क्लैरिटी मिल गई हमें। अब हमें यहाँ पे पता है कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ तो यहाँ से प्राइस रिवर्स कर सकता है जेएसडब्ल्यू स्टील में, यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है। तो मुझे अगर ट्रेड करना है, ढूंढना है, तो मुझे यहीं कहीं ट्रेड ढूंढना है। ये प्राइस कहीं से भी रिवर्स कर सकता है, इतने रेजिस्टेंस लेवल है। ये इंडिकेटर बड़े टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस लेवल छोटे टाइम फ्रेम पे प्लॉट करता है, जैसे 5 मिनट डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस, 15 मिनट टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस, 1 आवर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर मुझे यहाँ पे मान लो मुझे ट्रेड लेना है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं परसेंटेज कैलकुलेट करूँ ना जहाँ से मुझे लेना है, तो ये 0.48% है। एटलीस्ट 1% तो हम एक्सपेक्ट करेंगे ना कि हमारे ट्रेड में, कि हमारा स्टॉक एटलीस्ट 1% तो मूव करे। हमें यहाँ स्पेस ही नहीं मिल रही है तो हम ट्रेड क्यों करेंगे, ठीक है। तो मेरा अगर मुझे जेएसडब्ल्यू में स्टील में ट्रेड प्लान करना है तो मैं इस लेवल पे करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा क्लियर हो गया। वैसे ये वाला स्टॉक था नहीं लिस्ट में, है ना, कोई बात नहीं, चलो। एलटीएम में बात करते हैं। अगर मुझे एलटीएम में ट्रेड करना है तो अब सारे सपोर्ट लेवल नीचे हैं और ऊपर मेरे पास खाली जगह है ट्रेड करने के लिए। तो ये एक स्टॉक है जो पास हो गया, ठीक है। अब अगर बात करूँ जिंदल स्टील की, ठीक है, तो जिंदल स्टील क्या स्पेस है, यहाँ पे मेरे पास स्पेस है, और इस स्पेस को अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये स्पेस की जो लेंथ है वो 1.4% है, मतलब यहाँ पे ट्रेड हो सकता है। आपको 1% का मूव मिल सकता है अगर आपका एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया मैच हो जाए, जो कि हम अभी सीखेंगे। तो दोनों स्टॉक्स में अभी तक मुझे ट्रेड प्लान हो रहा है। अगर मैं बात करूँ टाटा स्टील की, तो क्या टाटा स्टील में मैं ट्रेड ले सकता हूँ? बिल्कुल नहीं ले सकता। मुझे ट्रेड अगर लेना है टाटा स्टील में तो मैं इस जगह ट्रेड लूँगा। अब अगर मैं बात करूँ एम्फोसिस की, तो क्या मुझे एम्फोसिस में ट्रेड करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास स्पेस है ट्रेड करने को एम्फोसिस में, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इन्फोसिस की, तो इन्फोसिस में क्या मुझे ट्रेड करना चाहिए? यहाँ पे बहुत स्पेस है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। अगर मैं लॉरस लैब की बात करूँ, तो लॉरस लैब देखो 10 बजे तक मूव कर रहा था, लेकिन ये तो रिवर्स ही करने लग गया। तो ये इसलिए हुआ था क्योंकि सन फार्मा, सिप्ला और अपना एक और था दिव्या स्लैब,
नीचे आ रहे थे तो लॉरस लैब को भी नीचे ले गए। मोमेंटम था इस स्टॉक में, लेकिन बाकी बाकी स्टॉक्स जो हैवी वेट स्टॉक्स थे उनमें पावर नहीं थी, तो इसीलिए उसको भी, लॉरस लैब को भी नीचे खींच के ले गए। ठीक है, तो इसीलिए बारीकी जानना बहुत ज़रूरी है। पैसा अगर, मार्केट को अगर पैसा देना चाहते हो तो इग्नोर करो इन चीज़ों को, अगर पैसा कमाना ही चाहते हो। लेकिन पैसा अगर कमाना चाहते हो तो समझना पड़ेगा मार्केट को, लॉजिक समझने पड़ेंगे, चीज़ों को मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत डीपली समझना पड़ेगा और रातें काली करनी पड़ेंगी। जब तक रातें काली नहीं करोगे इन सब चीज़ों को सीखने के लिए ना, डीपली अंडरस्टैंड नहीं कमा पाओगे पैसा, कभी नहीं। अगर नेशनल एल्यूमिनियम की बात करें, ठीक है, तो जगह है मेरे पास ट्रेड करने के लिए। ठीक है, और अगर सेल की बात करें तो क्या मेरे पास जगह है ट्रेड करने के लिए? यहाँ से यहाँ मेरे पास स्पेस है, लेकिन इस स्पेस की अगर मैं परसेंटेज कैलकुलेट करूँ तो कितना है, 1.56 है। तो मैं यहाँ पे भी ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, यहाँ पे भी ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। यहाँ से यहाँ कितना स्पेस है मेरे पास अगर मुझे ट्रेड करना हो? 1.5%। ठीक है, तो 1% ही कैप्चर करना है मार्केट का। आपने अगर 1% भी कैप्चर कर लिया ना किसी स्टॉक का, आपका आराम से 2-3 हज़ार रुपये बनेगा, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंटली उनको करना है। अब हम ये जो स्टॉक्स थे इनको इनको हम चूज़ करते हैं, हम ये देखेंगे कि क्या हम इनमें एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया करते हैं। आपको तीनों का आपका ना हो चुका है, तीनों इंडिकेटर्स का काम। यहाँ पे भी आपने क्या किया, मार्क कर लिया हुआ है अपना एरिया जहाँ पे आप ट्रेड करोगे। जिंदल स्टील में आप जो ट्रेड करोगे आपने एरिया अपना मार्क किया हुआ है कुछ इस लेवल पे। यहाँ से यहाँ कितना परसेंटेज है, हाँ, तो आप अगर जिंदल स्टील में ट्रेड करोगे तो आप इस एरिया में ट्रेड करोगे। ठीक है, अगर टाटा स्टील की बात करें तो क्या टाटा स्टील में आपको ट्रेड करने के लिए ये एरिया है आपके पास ट्रेड करने के लिए। ठीक है, एम्फोसिस की अगर बात करें ट्रेड करने के लिए कौन सा एरिया है, तो यही एरिया ट्रेड करने के लिए, मतलब ऊपर तक कहीं तक भी आप ट्रेड कर सकते हो। अगर इन्फोसिस की बात करें ट्रेड करने के लिए जगह है कि नहीं है, तो बहुत जगह है हमारे पास ट्रेड करने के लिए ऊपर। ठीक है, लॉरा स्लैब में क्या जगह है हमारे पास? नहीं, लॉरा स्लैब तो रिवर्स कर रहा है, लेकिन अगर प्राइस कहीं ऊपर आता है दोबारा तो हम यहाँ कहीं ट्रेड प्लान करेंगे इसमें भी। ठीक है, और अगर नेशनल एल्यूमिनियम की बात करें तो मेरे पास स्पेस है ट्रेड करने के लिए। और अगर मैं सेल की बात करूँ तो क्या सेल में मेरे पास स्पेस थी ट्रेड करने के लिए? यहाँ से यहाँ परसेंटेज बिल्कुल थी। तो सेल में अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं इस एरिया में ट्रेड कर सकता हूँ और मैं इस एरिया में भी ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि कोई लेवल्स नहीं है जो उनको रोकेंगे। ठीक है, बस आपका यहाँ पे काम खत्म हो गया, आप इसको हटा दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को, आपका ये ट्रेड जोन बन गया। यहाँ पे भी नेशनल एल्यूमिनियम में भी ट्रेड जोन बन गया, लॉरा स्लैब में भी आपका ट्रेड जोन बन गया। ठीक है, इन्फोसिस में आपका ट्रेड जोन बन गया, एम्फोसिस में भी आपका ट्रेड जोन बन गया, टाटा स्टील में भी आपका ट्रेड जोन बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसलिए मार्क नहीं किया क्योंकि यहाँ तक हमारे क्या थे, लेवल्स थे, रेजिस्टेंस लेवल थे, तो इनको मार्क नहीं किया, हमने खाली जगह ढूंढी है ट्रेड करने के लिए। और लास्ट हमारा क्या था, टाटा स्टील के बाद हो गया ना सारा, कर दिया ना हमने? हाँ कर दिया है मेरे ख्याल से। एक बार मैं इसको चेक कर लूँ, नेशनल एल्यूमिनियम, लारा स्लैब, इन्फोसिस, एम्फोसिस, ठीक है, टाटा स्टील, हाँ यहाँ पे स्पेस है, जिंदल स्टील, यहाँ पे स्पेस है, और एलटीएम। ठीक है, अब यहाँ तक हमारा इस, हमने क्या किया, हमने सारे सेक्टर्स को ढूंढा कौन सा सेक्टर है, हमने स्टॉक्स ढूंढे, स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में आपने ऐड किया। उसके बाद आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाया, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के आपने एक ट्रेड जोन फाइंड किया कि आप ट्रेड कहाँ करोगे। यहाँ बस स्टॉक छांटने का काम होता है पहले, उसके बाद ट्रेड्स प्लान करने होते हैं, एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया। तीनों इंडिकेटर्स का काम खत्म हो चुका है। अब अगर आपको इनमें ही ट्रेड करना है और अगर इनमें ट्रेड नहीं मिलेगा ना तो आपको पूरे दिन ट्रेड नहीं करना है फिर। ठीक है, आपको ऐसे ही अपना दिमाग नहीं ख़राब करना है कि मैं स्टॉक में ट्रेड कर लूँ उसमें कर लूँ। ऑल दो बहुत अच्छे स्टॉक्स मूव थे आज, पेटीएम मूव किया, पीएफसी मूव किया, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक मूव किया, पावर इंडिया मूव किया, लेकिन रूल्स के अगेंस्ट थे, मेरे रूल्स के अगेंस्ट थे तो मैंने नहीं किया। अब यहाँ पे हमारा सिंपल सा रूल है, हमें क्या लगाना है, पिवट पॉइंट्स लगाना है। ठीक है, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड इंडिकेटर लगाएंगे और ये इनबिल्ट ऑलरेडी आपके सिस्टम में इनबिल्ट होता है, आपको इसको लगाना है। अब अगर हम एलटीएम की बात करें तो एलटीएम में हम ट्रेड प्लान क्या करेंगे, अब हमारा अगर प्लान करना है तो ये जैसे R2 पे है, और पिछले दिन का जितने इंपॉर्टेंट लेवल आज के होते हैं उतने ही इंपॉर्टेंट लेवल पिछले दिन के भी होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, आज का और कल का, ये दोनों का जब रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होगा ना, यहाँ का R2 क्योंकि ये बहुत पास पास है, और R4, तो तब मैं ट्रेड प्लान करूँगा। और ट्रेड का सिंपल क्राइटेरिया है, पहले ग्रीन कैंडल बनेगी, फिर एक रेड बनेगी और फिर एक ग्रीन बनेगी, तब मैं ट्रेड प्लान करूँगा, वरना नहीं करूँगा। इसको रिप्ले करते हैं कि इसने कैसे रिएक्ट किया। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ पे
यहाँ पे क्या बनी, एक ग्रीन बनी, ग्रीन के बाद क्या बन रहा है, अब रेड बन रही है। तो अब आप यहाँ पे अपना लिमिट ऑर्डर लगाओगे। लिमिट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जब ये कैंडल क्लोज होगी ना, ये जब यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, तब आपको अपना एक ऑर्डर यहाँ पे लगा के रखना है पेंडिंग। ठीक है, यहाँ पे आप अपना एक ऑर्डर लगा के रखोगे, और अगर अगर प्राइस यहाँ से नीचे आ गया तो ना आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और ना आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। ठीक है, लिमिट ऑर्डर मेरा सेंस ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि आपने 4797 पे अगर आपने ऑर्डर पंच किया है तो आपका इसी ऑर्डर पे एग्जीक्यूट होगा। वो मार्केट, वो आपका ब्रोकर डिसाइड करता है, और किसी स्टॉक की वॉल्यूम डिसाइड करती है कि आपका ऑर्डर कितने पे एग्जीक्यूट होगा। लेकिन आपने अपना ऑर्डर यहाँ पे लगा देना। अगर प्राइस अब इसके ऊपर आया तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर नहीं आया तो ना आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और ना स्टॉप लॉस हिट होगा। अब हम देखते हैं स्टॉक ने कैसे रिएक्ट किया। ठीक है, देखो हमने यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट किया था और यहाँ तक आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ है बिल्कुल भी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे इस जगह पे ऑर्डर क्यों एग्जीक्यूट किया, मैंने यहाँ पे ऑर्डर क्यों नहीं एग्जीक्यूट किया, क्योंकि हमने बहुत बार, हमारा यही रूल होता है कि ग्रीन, ग्रीन के बाद रेड, तो आप ग्रीन और रेड की बॉडी पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। राइट, लेकिन हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था जिसको हम कहते हैं कैंडल स्ट्रेंथ। यहाँ पे कैंडल स्ट्रेंथ हमें ये बता रही है कि अपर विक बहुत बड़ी है। अगर आप अपर विक को लोअर विक को कैलकुलेट करोगे तो अपर विक बड़ी है, और अगर किसी कैंडल की अपर विक बड़ी है मतलब प्राइस वहाँ से रिवर्स कर सकता है। तो यहाँ मैंने इसको इसलिए चूज़ किया, जब अपर विक बड़ी हो तो इसको इसलिए चूज़ करना हेल्दी होता है, क्योंकि प्राइस इसी लेवल से दोबारा रिवर्स कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस लेवल को इसलिए चूज़ किया, और प्राइस पूरे दिन नहीं आए। अब 1:35 पे तो हम ट्रेड लेंगे नहीं ना। हम एक मोमेंटम ट्रेडर है, तो मोमेंटम ट्रेडर अपने 11 बजे, 10 से 12 1 बजे तक अपने ट्रेड्स को कैप्चर करता है। 1:30 बजे कोई भी लॉजिक नहीं है ट्रेड को कैप्चर करने का। वो तब आप कर सकते हो डेट, जब आपको स्कैल्पिंग वगैरह करनी हो, जल्दी एंट्री जल्दी एग्जिट करना है, तब। स्कैल्पिंग के लिए कोई रूल नहीं है। स्कैल्पिंग के लिए ना आपको सेक्टर देखना है, ना आपको स्टॉक देखना है, ना सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है। स्कैल्पिंग सिंपल एक चीज़ होती है कि एक मूवमेंट आया, आपने कैप्चर किया, निकल गए। उसमें कोई रूल्स नहीं होते स्कैल्पिंग में। आपको बस मोमेंटम देखना होता है, मोमेंटम आ रहा है स्टॉक में, कैप्चर किया और निकल गए। ठीक है, स्कैल्पिंग का मतलब यही होता है। उसमें ये हम इंट्राडे प्लान कर रहे हैं कि हमें एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा होल्ड करके रखे तो हमें एक अच्छा बेनिफिट मिले। इस स्टॉक में ट्रेड प्लान नहीं हुआ। अगर मैं जिंदल स्टील की बात करूँ तो क्या जिंदल स्टील में एंट्री प्लान हुई? नहीं हुई, क्योंकि हमारा ट्रेड जोन यहाँ पे था और प्राइस यहीं पे घूमता रहा। और यहाँ पे क्यों घूम रहा था? क्योंकि यहाँ पे हमारे रेजिस्टेंस लेवल थे। इतनी ताकत थी इन लेवल्स में कि ये प्राइस को इन्होंने ब्रेक ही नहीं किया। तो बच गए ना हम यहाँ पे एंट्री से। ठीक है, हम ट्रेड करते तो यहाँ पे एंट्री करते, वरना नहीं करते। अगर मैं इन इंडिकेटर्स को हटा दूँ तो देखने में ऐसा लगता है कि अरे क्या मूवमेंट है, हमने ये मूवमेंट मिस कर दी। नहीं है ये मूवमेंट ही, ये आपको फंसाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारी एंट्री हमसे वो गई। अगर मैं बात करूँ टाटा स्टील की, तो यहाँ पे हमने प्लान करना था टाटा स्टील, पर यहाँ पे प्राइस आया ही नहीं तो रिवर्स हो गया। स्टॉक मार्केट बहुत बोरिंग है, आप समझो। ठीक है, जिस दिन आप स्टॉक मार्केट में बोर होने लग गए ना, आपको ट्रेड नहीं मिलने लग गए, उस दिन आप ट्रेडर हो। और जिस दिन आपको हर जगह एंट्री दिख रही है ना, यहाँ पे भी एंट्री, वहाँ पे भी, तो आप ट्रेडर नहीं हो, आप गैम्बलर हो। आप सिर्फ अपने पैसे गंवाने आए हो। ठीक है, तो एक जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है और जो ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं ना, ये बहुत एक्सपीरियंस से सीखते हैं। ये बार बार ऑब्जर्व करके इन पैटर्न्स को ना, तब ये एक स्ट्रैटेजी डेवलप होती है, और इसको हम एज कहते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेरा एज है, ये जोन ड्रॉ करना मेरा एज है। पिवट पॉइंट्स ब्रेक करके एक ग्रीन रेड ग्रीन, वो मेरा एज है। एज मतलब ये होता है कि एक ऐसी चीज़ जो आप बार बार ऑब्जर्व करते हो और वो आपके ना, आपके अंदर ही घुस जाती हैं वो चीज़ें। मतलब एक ना, मतलब आप उस वो ना आपके स्ट्रिक्ट रूल्स हो जाते हैं, वो आपका एज होता है, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं ना, और फिर आप वही चीज़ बार बार ढूंढते हो, तो वो आपका एज होता है। तो ये मेरा एज है। 3 स्टॉक्स में हम एंट्री करने से बच गए। अगर मैं बात करूँ एम्फोसिस की, तो क्या एम्फोसिस में एंट्री लेनी चाहिए थी? ठीक है, हम यहाँ पे पिवट पॉइंट्स लगाएंगे। ये हमारा ट्रेड एरिया है। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पे एंट्री करनी है तो मैं कैसे करूँगा? मैं सबसे पहले वेट करूँगा एक एक ये जो R1 है इसको ब्रेक करने का, और पिछले दिन का भी जो पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता ना, तो मैं तब तक ट्रेड प्लान नहीं करता। ये वाला लेवल, क्योंकि ये पास पास लेवल्स हैं। ठीक है, अब देखो प्राइस यहीं से रिवर्स किया, जोन में था प्राइस। राइट, लेकिन हमने क्या, हमारे रूल्स क्या हैं कि यहाँ का R1 ब्रेक हो और यहाँ का R3 ब्रेक हो तो हम करेंगे। ग्रीन कैंडल बने, ग्रीन के बाद रेड बने, फिर ग्रीन बन रही होगी, एक लिमिट ऑर्डर लगाएंगे तो प्लान करेंगे। तो चारों में ट्रेड नहीं मिला। ठीक है, इन्फोसिस में क्या ट्रेड मिल रहा है हमें? अगर मैं यहाँ पे एंट्री प्लान करता, देखो प्राइस ने क्या किया, यहाँ तक थे हम। यहाँ पे अगर हम एंट्री प्लान करते हैं, हमारा ट्रेड जोन कौन सा है? ये है। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर लगाऊं
तो यहाँ तक हमारी क्या थे, सपोर्ट लेवल्स थे, ऊपर जगह थी। अब मैंने यही हमेशा रिपीट किया है कि पिछले दिन का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है, राइट। यहाँ पे क्या हुआ, R1 ब्रेक हुआ, यहाँ पे हमारी एंट्री बन रही थी बहुत अच्छी। रेड के बाद ग्रीन बनी, ग्रीन के बाद सॉरी ग्रीन के बाद रेड बनी, रेड के बाद ग्रीन बन रहा है। यहाँ पे आप इस जगह ऑर्डर लगा सकते थे। और मैंने यहाँ पे बॉडी क्यों चूज़ की, क्योंकि अपर विक नहीं है इसकी। किसी की अपर विक बने तो हम विक टू विक जाते हैं, लेकिन बॉडी की विक अगर छोटी है तो आप बॉडी टू बॉडी जा सकते हो। यहाँ पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होता। अब प्राइस यहाँ आया और यहाँ जब रेड कैंडल बनाने लग गया ना, तो आपको एग्जिट कर देना है। क्यों? क्योंकि आपको ये समझना है कि यहाँ से आपको एक रिजेक्शन मिल चुका है, राइट। तो अगर अब आपको ये वेट नहीं करना है कि प्राइस दोबारा यहाँ तक आए फिर आप वेट करोगे दोबारा ऊपर जाएगा। जहाँ पे आपको रिजेक्शन कैंडल दिखनी शुरू हो जाए ना, जिसकी अपर विक भी बड़ी है, इस कैंडल में और इस कैंडल में देखो इसकी लोअर विक भी थी, लेकिन इसकी सिर्फ अपर विक है, मतलब यहाँ से सेलिंग प्रेशर है। और ये कहाँ से रिवर्स हुई है, सेम पिछले दिन के पिवट पॉइंट से। अगर मैं यहाँ पे इसको लाइन खींचूँ, तो अगर आप यहाँ पे भी एंट्री प्लान करते हैं ना, यहाँ से यहाँ तक आराम से आपका 1500 रुपये बनता, और इसको अगर छूता तो आप एग्जिट कर देते। और अगर प्राइस यहाँ से रेड कैंडल बनाए और दोबारा जो हमारा जोन था ट्रेडिंग का, ठीक है, अगर उस जोन से ये बाहर आ जाए, ठीक है, तो भी आप एग्जिट कर दो उसी वक्त। ठीक है, हमें ये नहीं देखना कि प्राइस यहाँ तक आया, जब मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी तो मेरा स्टॉप लॉस ये है, तो मैं स्टॉप लॉस तक वेट करूँगा, नहीं करना है। जब आपको वीक कैंडल्स दिखनी शुरू हो जाए, निकल जाओ। मैं ऐसे ही करता हूँ, मुझे एक वीक कैंडल दिखेगी मैं निकल जाऊँगा, मैं रिस्क नहीं लूँगा। फिर चाहे प्राइस नीचे आके मुझे 100 रुपये प्रॉफिट दिखाए, मैं एग्जिट कर दूँगा। लेकिन मार्केट को एक बार प्रॉफिट, कोई चीज़ प्रॉफिट में दिख गई ना, उसको लॉस में बुक नहीं करना है। चाहे आपको 100 रुपये मिले या आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाओ, लेकिन ये वेट नहीं करना है था नीचे आए, मेरा 1500 रुपये का लॉस है, उसको फिक्स हिट करेगा तो ही मैं एग्जिट करूँगा, नहीं करना है। अगर बात करें लॉरा स्लैब की, तो लॉरा स्लैब क्या था, क्या इसमें मुझे ट्रेड करना था? एक मिनट, नेटवर्क को क्या हो गया? ठीक है, तो लॉरा स्लैब तो ऑलरेडी हमने देख लिया था कि सन फार्मा भी रिएक्ट नहीं कर रहा है, सिप्ला भी नहीं कर रहा है, दिव्या स्लैब भी रिएक्ट नहीं कर रहा है ऊपर की तरफ। तो वो इंडेक्स ही नीचे की तरफ आया और वो स्टॉक को भी नीचे ले गया। यही रीज़न होता है कि आप जिस स्टॉक में ट्रेड करते हो ना, वो स्टॉक ऑन द स्पॉट वापस आता है। क्योंकि हम हैवी वेट स्टॉक्स पे नज़र नहीं रखते कि एक इंडेक्स का हैवी वेट स्टॉक कौन सा है और वो कैसे परफॉर्म कर रहा है। क्योंकि एक हैवी वेट स्टॉक ही है जो पूरे इंडेक्स को खींच के लेके जाता है और उसके पीछे सारे स्टॉक भागते हैं। आप ये समझो, एक सूरज है, एक और बाकी हमारे सारे प्लैनेट्स हैं। सूरज के इर्द गिर्द सारे प्लैनेट्स घूमते हैं ना, वैसे ही एक हैवी वेट स्टॉक के पीछे ही सारे छोटे स्टॉक्स घूमते हैं। तो हैवी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक होता है, इसीलिए उन हैवी वेट स्टॉक्स को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं नेशनल एल्यूमिनियम की बात करूँ, ठीक है, तो नेशनल एल्यूमिनियम में ये हमारा जोन था, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं ट्रेड प्लान करता तो कैसे करता, पहले क्या बनी, ग्रीन बनी, ग्रीन के बाद यहाँ पे रेड बनी। अब रेड के बाद जब ग्रीन बनती तो मैं एंट्री प्लान करता, लेकिन यहाँ पे मैं बॉडी टू बॉडी नहीं जाऊँगा। क्यों? क्योंकि ऐसी कैंडल मिली है जिसका अपर विक बढ़ा है। तो अगर अपर विक बढ़ा है तो प्राइस रिवर्स हो सकता है, तो मैं एंट्री कहाँ प्लान करूँगा, जब किसी कैंडल की अपर विक बढ़ी है तो यहाँ पे प्लान करूँगा। और प्राइस यहाँ से सेम उसी लेवल पे रिवर्स हुआ है। प्रॉफिट कमाना नहीं सीखना है, लॉस बचाना सीखना है। प्रॉफिट आ जाता है, हम प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, लॉस बचाना नहीं सीखते। यहाँ पे आप सिर्फ लॉस बचाना सीखोगे, प्रॉफिट तो आ ही जाएगा, प्रोसेस फॉलो करोगे तो। ठीक है। और क्यों मुझे आज, मैंने आप सबने मेरी स्टोरी देखी होगी या अपने पोस्ट देखी होगी, मैं आज ट्रेड ही नहीं था, मैं सिर्फ गाने सुन रहा था, क्योंकि मैं इतना बोर हो गया था ना। और बोर का मतलब ये नहीं है कि आप एग्रेसिवली कोई भी ट्रेड पकड़ो, नहीं पकड़ना है कोई भी एग्रेसिवली ट्रेड, नहीं बैठ रहा है सेटअप तो नहीं, कल करेंगे ट्रेड। और अगर मैं बात करूँ एसएल की, सेल की, ठीक है, ये मेरा ट्रेड जोन था। अब अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड प्लान करना होता ना, मैं कैसे करता, ये मेरा ट्रेड जोन है, R3 ब्रेक होता तो मैं प्लान करता। R3 ब्रेक ही नहीं हुआ, प्राइस ऊपर आया, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज होती उसके बाद रेड बनती, रेड के बाद ग्रीन बनती, तो कहीं मैं इस जोन में प्लान करता, लेकिन प्राइस रिवर्स हो गया ना। ठीक है, तो बच गया ना बुलिश एंट्री से। एक भी सबसे अच्छे स्टॉक्स थे ये, लेकिन बिल्कुल मूव नहीं किए। ठीक है, हमने सिर्फ ये सीखा कि बचाना कैसे है अपने लॉस को। ठीक है, चलिए, अभी टाइम हो रहा है 10:11। एक 5 मिनट Hello. का, हाँ सर बोलिए। Uh, Sorry, you were saying a break or something? I या जस्ट बिकॉज मैं एक्चुअली ना Okay. एक टाइम, Uh, एक बस 5 मिनट का मेरे को ब्रेक चाहिए, मेरे को एक मेडिसिन खानी है, राइट। sure, तो sure, sure, है ना, sure, तो sure. उसके I बाद just had आपके one question. आपके Yeah. जितने भी डाउट्स हैं वो हम Uh-huh. 5 मिनट में कंप्लीट करते हैं। बाकी Sure, जिनको अभी लीव sure. करना है वो लीव कर सकते हैं। और अगर अगर क्या कहते हैं, किसी के पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, राइट, तो आप डाउट्स पूछने के लिए 10 बजे के अभी रुक सकते हो।
5 मिनट का ब्रेक है, आप जो भी आपको पानी पीना है या जो भी आपका नेसेसरी काम है जो रुका हुआ है आप वो कर सकते हो। हम 5 मिनट बाद मिलते हैं, ठीक है? और इस रिकॉर्डिंग को मैं अब स्टॉप कर रहा हूँ और ये वीडियो आपको कल यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। इन केस अगर आपने ये कॉन्सेप्ट आपको दोबारा सुनना हुआ तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी।